जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। हेरेडिटी में हमने वेरिएशन के बारे में देखा था कि वेरिएशन क्या चीज़ होती है, वेरिएशन कैसे आता है और कैसे पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके बारे में। उन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, कैसे एक्सपेरिमेंट किया था और उनको क्या रिजल्ट मिले थे। उस रिजल्ट के हिसाब से या उस रिजल्ट के आधार पे उन्होंने क्या क्या पॉस्टुलेट्स दिए हुए थे और कौन कौन से पॉस्टुलेट्स उनके लॉ में कन्वर्ट किए गए हैं। उनके काम को फिर से रीडिस्कवर करने वाले कौन कौन से साइंटिस्ट थे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंडल साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस समय वो चेकोस्लोवाकिया वाकिया का जो है ये जगह है, इस जगह है। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा, जैसे चेक रिपब्लिक जिसे कहा जाता है, उस उसी जगह पे ये अब है। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं। इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट अपना गार्डन पी पे किया हुआ था, यानी गार्डन पी पाइसम स्टाइबम इसका जो है साइंटिफिक नेम है। हम लोग एक होता है मीठी मटर, मीठी मटर यानी स्वीट पी, स्वीट पी का नाम होता है लिथायरस ओडरेटस। स्वीट पी का जो नाम है वो क्या है, लिथायरस ओडरेटस। तो गार्डन पी और स्वीट पी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। गार्डन पी का मतलब है आपका पाइसम स्टाइबम और स्वीट पी का मतलब होता है लेथाइरस ओडरेटस। इन्होंने लगभग 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया था, 7 सालों तक इन्होंने काम किया था। लगभग ये 1856 से लेकर के 1863 तक इन्होंने काम किया था और इन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट जो था कंक्लूजन के साथ ब्रून नेचुरल सोसाइटी में 1865 को पब्लिश किया। प्रोसीडिंग्स का जो नाम था वो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी था। ये 1866 में पब्लिश हुआ था इनका काम, यानी इनके काम खत्म करने के बाद 3 साल बाद जो है इनका काम पब्लिश हुआ था। इनका वर्क जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था 1900 तक। उनके बाद यानी उनके मरने के बाद, इनकी मौत जो है 1884 ईस्वी में हुई थी। इनके मरने के भी 16 साल बाद यानी सन 1900 में मेंडल के काम को फिर से रीडिस्कवर किया गया 3 साइंटिस्टों के द्वारा। पहले जो साइंटिस्ट थे वे थे ह्यूगो डिब्रीज, ये डच बायोलॉजिस्ट थे। कार्ल कोरेंस, ये बॉटनिस्ट थे जर्मनी के। एरिक वान सेरमार्क, ये ऑस्ट्रिया के बॉटनिस्ट थे। इन लोगों ने तीनों ने मिल करके अलग अलग जो है इनके काम को रीडिस्कवर किया था। उसके बाद में अब ये देखा जाए कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट रहा है, उन्होंने गार्डन पी को ही क्यों लिया था, जो गार्डन पी है पाइसम स्टाइबम है उसे ही क्यों लिया गया था। इसके पीछे कुछ रीजन थे, कुछ एडवांटेज थे। पहला एडवांटेज जो था वो वेल डिफाइंड करेक्टर। जो गार्डन पी होता है, यहाँ पे जो करेक्टर्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। चाहे स्टेम की हाइट है, स्टेम की हाइट अगर लंबी है तो वो लंबी होगी, 4 फीट के आसपास होगी। अगर छोटी है तो वो 1 फुट से कम होगी। तो ये जो करेक्टर्स हैं ये क्या हैं, वेल डिफाइंड है। दूसरी चीज बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी एक ही फ्लावर के अंदर जो है मेल और फीमेल पार्ट जो है वो पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाएगा। प्रीडोमिनेंटली सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी अगर इसको दूसरा बाहर से फर्टिलाइजेशन न कराया जाए
तो ये सेल्फ फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, इजी हाइब्रिडाइजेशन, इनका जो है हाइब्रिडाइजेशन इजीली कराया जा सकता है। जैसे इनके मेल पार्ट को निकाल दिया जाए और दूसरे प्लांट के जो मेल पार्ट हैं उसका पॉलन ग्रेन इसके ऊपर अगर जो डाल दिया जाए, इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया जाए, तो ये बहुत ही आसानी से हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसमें पॉसिबल था, इसी तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता था। इजी टू ग्रो था, बहुत आसानी से इसको उगाया जा सकता था। लाइफ स्पैन इसकी बहुत कम होती है, 2-3 महीने के अंदर हो जाती है। नंबर ऑफ प्रोजेनी जो होती है इनकी वो बहुत अधिक होती है, यानी एक सीड से हम 100 सीड तक पा सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, ताकि हम अपने रिजल्ट को वैलिडेट कर सकें। इसलिए हमको नंबर ऑफ प्रोजेनी जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोजेनी भी ज़्यादा होता था, इसका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता था, कम समय में ही हम दूसरी जनरेशन देख सकते थे, इसलिए भी इन्होंने इसको चुना। इजी ग्रो हो सकता है, यानी बहुत आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए जो है इन्होंने मटर के प्लांट को, गार्डन पी को ही चुना था। उसके बाद हम बात करते हैं इन्होंने वो कौन कौन से कैरेक्टर्स को जो है वो चूज़ किया था। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर को चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, कि एक मटर के प्लांट में 7 कैरेक्टर लिया था। जैसे स्टेम स्टेम की हाइट है, फ्लावर कलर है, फ्लावर पोजीशन है, पॉड शेप है, पॉड कलर है, सीड शेप और सीड कलर। जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी एक कैरेक्टर के 2 अलग अलग ट्रेट हो सकते हैं, तो इस कैरेक्टर के ये ट्रेट जो है टाल हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है। फ्लावर का कलर वायलेट हो सकता है, वाइट हो सकता है। फ्लावर का पोजीशन या तो एक्सियल पोजीशन हो सकता है या तो टर्मिनल पोजीशन हो सकता है। पॉड का शेप जो है वो इन्फ्लेटेड हो सकता है या कंस्ट्रिक्टेड हो सकता है, दबा हुआ हो सकता है या फूला हुआ हो सकता है। पॉड का कलर या तो ग्रीन होगा या तो येलो हो सकता है। सीड का शेप या तो राउंड हो सकता है या तो रिंकल्ड हो सकता है, झुर्रीदार जिसे कहते हैं। सीड का जो कलर है वो तो या तो येलो हो सकता है या तो ग्रीन हो सकता है। अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि इनमें से डोमिनेंट ट्रेट कौन कौन से हैं और ये रिसेसिव ट्रेट हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन ये भी पूछ दिया गया है, 4 आपको करेक्टर दे दिए गए हैं और उसमें पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट करेक्टर नहीं है। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट करेक्टर है और कौन सा रिसेसिव करेक्टर है। मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए हुए थे वो 3 स्टेजेस में किए थे। पहला जो स्टेज होगा वो था प्लांट का सिलेक्शन, जो प्लांट था उसका सिलेक्शन करना। दूसरा जो था वो था क्रॉस पॉलिनेशन करवाना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाना या हाइब्रिडाइजेशन करवाना। तीसरा जो स्टेप था वो था सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन करवाना था। तो ये 3 मेन स्टेप थे। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, पहले वाले में प्लांट को पहले सेलेक्ट करना, पहले वो प्लांट को सेलेक्ट करते थे और प्लांट मस्ट बी ए ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब ये होता है कि जो करेक्टर लेकर के मेंडल साहब चल रहे थे, सपोज कीजिए मेंडल साहब ने एक करेक्टर लिया, वो था स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट के ट्रू ब्रीडिंग के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। अब ट्रू ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि वो या तो टॉल है या तो डॉर्फ है। अगर टॉल है तो उसको उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा करा करके 1 से 10 जनरेशन तक ये देखा कहीं इसके अंदर शॉर्ट स्टेम वाला करेक्टर तो नहीं है। अगर शॉर्ट स्टेम वाला करेक्टर होता तो वो किसी न किसी जनरेशन में वो दिखाई पड़ जाता। अगर उसके पास शॉर्ट स्टेम वाला करेक्टर नहीं है तो वो किसी भी जनरेशन में, चाहे आप एक नहीं 100 बार उसको सेल्फ फर्टिलाइज कराइए, लेकिन उसके पास जो है वो शॉर्ट स्टेम वाला करेक्टर कभी अपीयर नहीं होगा। तो उस तरह के ब्रीडिंग को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कहते हैं। ठीक है, यानी हम प्योर ब्रीड कह सकते हैं। तो उन्होंने एक करेक्टर के 2 प्योर ब्रीड लिए, अलग अलग, शॉर्ट और जो है टॉल। ठीक, अब उनके बीच में जो है क्रॉस करवाया था इन्होंने।
तो ये सबसे पहला उनका जो स्टेप था वो था प्लांट का सिलेक्शन। तो प्लांट सेलेक्ट करते थे ऐसे ही, इस तरह से अलग अलग करेक्टर के लिए अलग अलग प्लांट सेलेक्ट करते थे। उसके बाद इन्होंने परफॉर्म किया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब यह है कि मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट का ये टॉल प्लांट है और ये जो है वो डॉर्फ प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लावर है, तो इस टॉल प्लांट के फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो मेच्योर होने से पहले ही इन्होंने काट करके निकाल दिया, ठीक है। और जो शॉर्ट प्लांट है उसका जो मेल पार्ट है उसको प्रॉपरली मेच्योर होने दिया। अब मेच्योर होने के बाद क्या किया कि इसका जो मेल पार्ट का पॉलन ग्रेन था वो पॉलन ग्रेन को ले जा करके इसके ऊपर डस्टिंग कर दिया। डस्टिंग करने का मतलब होता है स्प्रे कर देना, ठीक है। तो अब वो पॉलन ग्रेन जो है इसके फीमेल पार्ट पे, टाल वाले के फीमेल पार्ट पे जा करके गिर गए हैं। तो और ये जो है अब फीमेल पे जो है क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन करा करके हाइब्रिडाइजेशन। यानी यहाँ पे हम हाइब्रिड तैयार कर रहे हैं, दो अलग अलग ट्रेट के बीच का हाइब्रिड यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं। और इससे जो इसके बाद जो पहली जनरेशन आएगी, इससे जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम कहेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी F1 जनरेशन कहेंगे। F1 जनरेशन को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसके बाद जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन आया तो अब इसको इन्होंने ग्रो कराया, इस सीड को इन्होंने ग्रो कराया। जब सीड को ग्रो कराया तो ये भी तो एक प्लांट बनेगा। जब ये प्लांट बनेगा तो क्या होगा कि इस पे भी फ्लावर आएंगे, और इसके फ्लावर को इन्होंने क्या किया कि सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, खुद में ही पॉलिनेट होने दिया। तो इसके बाद जो जनरेशन आएगी वो जनरेशन कहलाएगी F2 जनरेशन। यानी जो सीड आएगा, इसके द्वारा जो सीड बनाया जाएगा वो क्या होगा, F2 जनरेशन होगा। क्लियर हो रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन बाद में F2 F3 F4 एंड सो ऑन जो है इन्होंने किया, और सारे रिजल्ट को उन्होंने देखा कि कितने प्लांट छोटे हो रहे हैं, कितने प्लांट बड़े हो रहे हैं। तो ये काउंटिंग उन्होंने पूरी तरह से वो करते रहे, ठीक है। तो ये उनके एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेज थे, जो हर करेक्टर को लेकर के अलग अलग, हर करेक्टर को लेकर के जो 7 करेक्टर उन्होंने चुने थे, हर करेक्टर को लेकर के वो देखते रहे, ठीक है। उसके बाद जो है अब बात करते हैं कि सक्सेस क्या था, सक्सेस होने का रीजन क्या था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिया हुआ था, इसके लिए वो सक्सेस हुए। एक बार में सिर्फ एक जो है ट्रेट को देखते थे, एक कैरेक्टर को देखते थे। उसके बाद एक्यूरेट मैथमेटिकल रिकॉर्ड रखते थे, यानी कि एक प्लांट से फर्टिलाइजेशन कराने के बाद कितने सीड डेवलप हुए उनको रखना, और उन सभी सीड को ग्रो कराना, उनमें से कितने प्लांट छोटे आए, कितने प्लांट बड़े आए। तो ये जो है मैथमेटिकल रिकॉर्ड जो है उन्होंने रखा, और उस रिकॉर्ड के आधार पर जो है वो नए नए पोस्टुलेट्स दिए, नए नए जो है उन्होंने नियम बनाए। ही वॉज लकी एनफ टू सेलेक्ट 7 ट्रेट, यानी 7 करेक्टर को जो उन्होंने जो है सेलेक्ट किया था, वे अलग अलग 4 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। अलग अलग 4 क्रोमोसोम, जो मटर होता है उसमें टोटल क्रोमोसोम की संख्या जो है 7 पेयर्स होती है, ठीक है। तो इसमें जो है 1 से लेकर के 7 तक जो है वो क्रोमोसोम होंगे, और इनके जो करेक्टर्स होते हैं ये 4 क्रोमोसोम पे सातों करेक्टर प्रेजेंट थे। तो चूंकि करेक्टर अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे तो इसलिए जो है इनके सक्सेस के जो चांस थे वो काफी बढ़ गए। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग मेंडल के जो नियम हैं, इन्होंने जो जो काम किया उसका जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से जो प्रिंसिपल्स दिए उन्होंने, पोस्टुलेट दिए, उसके बारे में अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।